Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Like always, you are going to improve your English by watching this video. So friends, make sure to watch this video till the end in order to reap all the benefits out of it. तुम अपने माता पिता का महत्व क्यों नहीं समझते हो? इसे कह सकते हैं Why do you take your parents for granted? टेक समबडी फॉर ग्रांटेड का मीनिंग होता है किसी की वैल्यू नहीं समझना, मूल्य नहीं समझना, महत्व नहीं समझना. सो वाई डू यू टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, यानी आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू क्यों नहीं समझते हो. वाई डू यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, इसका इस तरह से भी यूज हो सकता है मैं तो ये मानकर चल रहा था कि खाने के पैसे तुम दोगे इसलिए खा गया मैं इतना सारा खाना. आई टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू वुड पे फॉर द फूड. आई टुक इट फॉर ग्रांटेड यानी टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का मीनिंग ये भी होता है कि किसी बात को मान कर चलना. आई टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू वुड पे फॉर द फूड. फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. वो अपने पति को कुछ समझती नहीं है. शी टेक्स हर हस्बैंड फॉर ग्रांटेड. तो मैंने आपको बताया इफ यू टेक समबडी फॉर ग्रांटेड दैट मीन्स यू डोंट वैल्यू दैट पर्सन. आप उसे कम समझते हैं, उसको कम आंकते हैं, यानी कि आप उनकी प्रेजेंस को ना वैल्यू नहीं देते, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ समझते नहीं हो मतलब कि, यानी कि यू टेक देम फॉर ग्रांटेड. सो शी टेक्स हर हस्बैंड फॉर ग्रांटेड. तो फ्रेंड्स, टेक समबडी फॉर ग्रांटेड का मीनिंग ये होता है किसी की वैल्यू ना समझना, और दूसरा मीनिंग होता है कुछ मानकर चलना. तुम ये मानकर क्यों चलते हो कि कोई भी भरोसे के लायक नहीं है. भाई इतना भी उदास मत हो जाओ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन पर भरोसा भी किया जा सकता है. Why do you take it for granted that no one is trustworthy? आप ऐसा क्यों समझ लेते हो, आप ऐसा क्यों मानकर चलते हो that no one is trustworthy, यानी कोई भी ट्रस्ट के लायक नहीं है. Why do you think like that? Why do you take it for granted? So to take something for granted यानी कि वो मान कर चलना, कंसिडर करना वैसा ही, या फिर टेक somebody for granted यानी उनकी वैल्यू को ना समझना. I hope I have been able to explain this idiom to you. अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो इसे कह सकते हैं What if something had happened to you? What if something had happened to you? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो. इस पड़ोसी को बर्दाश्त करना और पे और मुश्किल होता जा रहा है. जब हम कहते हैं ना और पे और मुश्किल, और पे और कुछ, तो कह सकते हैं It's getting more and more difficult to put up with this neighbor. It's getting more and more difficult. यानी और पे और मुश्किल होता जा रहा है. क्या मुश्किल हो रहा है? To put up with him, to put up with this neighbor. Put up with का मीनिंग होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, बेयर करना. So it's getting more and more difficult to put up with this neighbor. और पे और लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया. More and more people are turning against me. More and more people यानी और पे और लोग. तो इस तरह से आप more and more का यूज कर सकते हैं. वो तो एक मिनट के लिए भी फोन नीचे नहीं रखती, बस सारे दिन फोन कान का लगाए रहा है. अब सारे दिन फोन कान के लगाए रहती है, एक मिनट के लिए भी फोन नीचे नहीं रखती. She doesn't put down her phone even for a minute. She doesn't put down her phone. So put down is a phrasal verb here जिसका मतलब होता है उठा के नीचे रख देना. नीचे रख देना यानी कि she doesn't put down her phone यानी अपने फोन को नीचे नहीं रखती है एक मिनट के लिए भी. और put down का दूसरा मीनिंग होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको कम साबित करना. क्या तुम्हें दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने में मजा आता है? Do you enjoy putting me down in front of other people? Do you enjoy putting me down? यानी क्या आपको मुझे put down करने में मजा आता है? Do you enjoy criticizing me? Do you enjoy putting me down in front of other people? किसी की बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुम मुझे और भी लेट कर रहे हो, और भी लेट कर रहे हो तुम मुझे. कह सकते हैं You are making me even more late. You are making me even more late यानी और भी ज्यादा लेट कर रहे हो. जब हम कहना चाहते हैं ना और भी ज्यादा, तो उसके लिए even का यूज करते हैं, और भी ज्यादा. Even more यानी और भी ज्यादा. अब बहुत देर हो गई है, अब नहीं जा सकते, यानी कि कहीं जाना था, अब देर हो गई है, अब जाने का क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है. It's too late to go now. It's too late to go now. तो जब आप कहना चाहते हैं ना कि कुछ काम करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब उस काम को नहीं किया जा सकता, तो आप कह सकते हैं It's too late to do something. अब बहुत देर हो चुकी है, अब वहां नहीं जा सकते, कोई फायदा नहीं है. It's too late to go there. अब पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं है. It's too late to go to the party. अब कोई फायदा नहीं है उसे फोन करने का. It's too late to call him यानी अब बहुत देर हो चुकी है, अब उसे फोन नहीं कर सकते हम. It's too late to call him. जैसे हमें कहना है वो कुर्सी पे बैठा बैठा टीवी देखता रहता है. अब क्या हम इंग्लिश में भी सिट सिट 2 बार बोलेंगे? नहीं, हमें समझना है वो कुर्सी पर बैठा बैठा टीवी देखता रहता है. सो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है
If you sit doing something, that means you are sitting and at the same time you're doing it. You're doing something. Like, he sits in the chair watching TV. यानी कि वो चेयर में बैठा रहता है, कुर्सी पर बैठा रहता है, वॉचिंग टीवी, टीवी देखता रहता है वो, वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखता रहता है, कुर्सी पर बैठा बैठा टीवी देखता रहता है। चेयर के साथ हमने प्रेपोजिशन इन का यूज किया है, ना कि ऑन का यूज किया है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें इन आएगा कि ऑन आएगा? सिंपल सी बात है, अगर आपकी चेयर एक आर्म चेयर है यानी दोनों तरफ उसके आर्म रेस्ट है, तो एक तरीके से ना आप एंक्लोज हो जाते हैं चेयर में। तो जब भी आपके आसपास एंक्लोज कर देती है, आपको कोई चीज बंद कर देती है, कुछ कवर कर लेती है, तो इन का यूज करते हैं। और जब सरफेस की बात होती है, सरफेस के ऊपर, तब हम ऑन का यूज करते हैं। आई एम सिटिंग ऑन अ स्टूल, स्टूल पर बैठा हूं, क्योंकि स्टूल तो बस एक सरफेस की बात कर रहा हूं, मैं सरफेस पे बैठा हूं। लेकिन जो मेरी चेयर है वो बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, बहुत अच्छे से आर्म रेस्ट भी है उसके अंदर ही घुस गया हूं, मतलब कि इसलिए बोलते हैं आई एम सिटिंग इन द चेयर। सो ही सिट्स इन द चेयर वॉचिंग टीवी। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैं वहां बैठा बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम आए भी नहीं। बहुत गलत बात है। I sat there waiting for you. So simple past है, इसलिए sit की second form sat. I sat there waiting for you. यानी कि आपको क्या करना है? Sit doing something. Sit के बाद verb में ing. Sit somewhere doing something. यानी कहीं पर बैठे बैठे कुछ करना। पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगाओ और खेलने में कम। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं spend more time studying and less time playing. स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग यानी स्पेंड टाइम के बाद बिना हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसका मतलब किसी काम को करने में टाइम स्पेंड करना। हम कह सकते हैं ही स्पेंड्स मोर टाइम प्लेइंग एंड लेस टाइम स्टडिंग। तो ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए वर्ब में एस आया। ही स्पेंड्स मोर टाइम प्लेइंग। और यहाँ पर सब जगहों पर मोर और लेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एडजेक्टिव है जो टाइम के बारे में बता रहे हैं। लेस टाइम यानी कि कम टाइम, मोर टाइम यानी कि ज्यादा टाइम। इन्हें हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मैं इसकी शिकायत तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगा। आई विल कंप्लेन अबाउट दिस टू योर पेरेंट्स। फ्रेंड्स, ये ना कंप्लेन में ना प्रेपोजिशंस का बहुत लफड़ा होता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इस बात में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई विल कंप्लेन अबाउट, अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं उस इशू के बारे में जिसके ऊपर सारी शिकायत करने की बात हो रही है। मैं किसी चीज के बारे में शिकायत करूंगा, कोई थिंग है ना जिस चीज के बारे में आपको शिकायत करनी है, तो अबाउट। आई विल कंप्लेन अबाउट दिस। और टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं किससे शिकायत करने की बात हो रही है। आई विल कंप्लेन अबाउट दिस टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। और एक बात और ध्यान रखनी है, कंप्लेन एक वर्ब है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, मुझे तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी कुछ शिकायतें मिली हैं। पापा ऐसे कह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी से मुझे तुम्हारी कुछ शिकायतें मिली हैं। कहेंगे आई हैव रिसीव्ड अ फ्यू कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू फ्रॉम योर मदर। तो यहाँ पर पहले तो आप देखिए ये एक कंप्लेंट है, यहाँ पर टी है और ये एक नाउन फॉर्म है कंप्लेन की। कंप्लेन ऊपर आपने देखा एक वर्ब है, नीचे कंप्लेंट नाउन है, तभी तो प्लूरल बनाना, नाउन का ही तो सिंगुलर और प्लूरल होता है। सो आई हैव रिसीव्ड अ फ्यू कंप्लेंट्स यानी मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं। और यहां पर प्रेपोजिशन आई अगेंस्ट, यानी किसी के खिलाफ शिकायत की जब बात हो रही हो तो कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी। सो आई हैव रिसीव्ड अ फ्यू कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू फ्रॉम योर मदर। आपकी मम्मी से मिली हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।